नमस्कार, टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चुनावी दौर है, चुनावी साल, और ये कहा जाए कि भाई कोरोना नहीं हारेगा, ये बात गलत है। बिहार के चुनाव ने कोरोना को हरा दिया है, क्योंकि कोरोना को सब लोगों ने साइड किया है। और ये एक वाद विवाद का विषय होगा कि किसकी ये गलती है कि कोरोना के काल में चुनाव, तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अब जब बिगुल फूंक ही चुका है तो अब देखना है कि कितने प्रत्याशी हैं, किस किस दल के लोग हैं। कई दल यहाँ पे काम करने लगे हैं, एनडीए है, यूडीए है, पीडीए है, और ना जाने कई सुपर गठबंधन भी है, असली देसी पार्टी है। पार्टियों की पूरी भरमार हो गई है। एक बात तो तय है कि बिहार में इस बार जो है वो जितनी भी जनता है उनके पास अपॉर्चुनिटी होगा सोचने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं अभी कुम्हरार में हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ एक समाज सेवी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी। धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी के बारे में बताऊं कि एक समाज सेवी रहे हैं और इनका नाम से समाज की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं, कोरोना वॉरियर्स के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने एक कार्यक्रम भी कोरोना पीरियड के दौरान चलाया था कि कौन बनेगा कोरोना वॉरियर्स। इसको भी लेकर के ये बहुत फेमस हुए थे। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि धर्मेंद्र कुमार जी को, डॉक्टरी पेशा है इनका, ये छोड़ के राजनीति मैदान में कूदना पड़ा है। ये जानने के लिए आज हम लोग डॉक्टर धर्मेंद्र जी के पास हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोग सबको भी मेरा नमस्कार। सर, आपको कुम्हरार से टिकट कंफर्म हुआ है राजद से? हाँ, ये तो है कि राजद से मुझे इलेक्शन लड़ने की काफ़ी दिनों से इच्छा थी, और मेरा ये ऐसा सोच भी है कि जो भी समाज सेवी हैं उनको जनप्रतिनिधि के रूप में भी सबके जनता के सामने, लोगों के सामने आना चाहिए। क्योंकि जो भी समाज सेवा का कार्य में लगे हुए हैं उनको अगर अपना सेवा एक एक आदमी के पास पहुंचाना है तो उसके लिए कोई ना कोई एक माध्यम, बड़ा माध्यम चुनना पड़ेगा। और अगर आप विधायक प्रतिनिधि बनते हैं तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम आपके लिए है कि हर एक व्यक्ति को आप लाभ पहुँचा सकते हैं अगर आप चुने जाते हैं विधानसभा में। तो सर, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी की बात की जाए तो हरनौत के लिए वो सेलिब्रिटी हैं, तो फिर कुम्हरार से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हरनौत विधानसभा क्षेत्र मेरा फेवरेट क्षेत्र रहा है। पूरा नालंदा ज़िला ही मेरा फेवरेट रहा है, चूँकि मैं राजगीर में 2002 से 2012 तक वहाँ कार्यरत था, विरायतन हॉस्पिटल में, जो कि आँख और दांत के लिए विख्यात है पूरे बिहार में। और उस दौरान वहाँ समाज सेवा का भी काफ़ी कार्य चलता रहा। बहुत बड़ी बड़ी मानव श्रृंखला बनी, और भी सामाजिक जितनी भी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, चाहे वो दहेज प्रथा हो या बाल विवाह हो, सब पे वहाँ पे स्थानीय लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और सर, मानव श्रृंखला को लेकर के जो आप बात बता रहे हैं, तो ऐसी बात सामने आती है कि 25 किलोमीटर लंबा मानव श्रृंखला का निर्माण आपने करवाया था। हाँ, आपने सही कहा। वो बिहार की अगर सबसे बड़ी मानव श्रृंखला उसमें बनी थी 2012 में 31 मई को, शराब और तंबाकू के खिलाफ में। उस समय बिहार सरकार हर मंदिर, मस्जिद और स्कूल कॉलेज के आसपास शराब खोलने का कार्य करती थी, और हमारी टीम उन शराब के दुकानों को बंद करवाने का काम करती थी। और उसी को लेकर वो मानव श्रृंखला बनाया गया था, और जिसकी की कॉपी पुनरावृत्ति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाद में उन्होंने किया। मतलब नीतीश कुमार ने आपका कॉपी किया? देख लीजिए कि जितने भी सामाजिक कार्य हैं मेरे द्वारा किए गए पूरे नालंदा ज़िला में, एक तरह से अगर आप मेरा पूरा जीवनी अगर देखिएगा तो उस सारे सामाजिक कार्यों को नीतीश कुमार जी ने कॉपी पेस्ट करने का काम किया। इसमें कोई मैंने आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो नालंदा का रियल हीरो कौन है, नीतीश कुमार हैं या डॉक्टर धर्मेंद्र हैं? नालंदा का रियल हीरो तो वहाँ की जनता है, और वहाँ के जो भी स्थानीय निवासी हैं उन लोगों के वजह से ही वहाँ समाज सेवा काम काफ़ी ज़्यादा हुआ। और चूँकि वहाँ से जुड़े हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो वहाँ जो भी सामाजिक कार्य हुआ उसका संज्ञान वो लेते रहते थे। और उनको मन में आया कि जब कोई एक व्यक्ति है जो कि इतने लोगों को जोड़कर, लाखों लोगों को जोड़कर इतना अच्छा कार्य कर रहा है, तो उससे प्रेरित होकर उन्होंने भी कुछ अच्छे कार्यों को अंजाम दिया है। ऐसा नहीं है वो सब काम खराबी नहीं किए हैं उन्होंने। तो सर, आप जदयू में क्यों नहीं गए कि राजद से आप आ गए? हाँ, लेकिन ये एक चीज़ है कि राजद मुझे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि राजद एक एक व्यक्ति से जुड़ने का काम राजद ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वो एमएलसी के द्वारा पीछे से दरवाज़ा, मेन फ्रंट दरवाज़ा से नहीं आकर
पीछे के दरवाजे से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जबकि भारत में ये कानून होना चाहिए कि जो वही जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री बनेगा जो इलेक्शन लड़कर जीतेगा, न कि पिछले दरवाजे से बैठकर मुख्यमंत्री बन जाए या कि कोई भी मंत्री बन जाए। मंत्री मुख्यमंत्री दोनों नहीं बनना चाहिए। और यही चीज़ उनकी मेरे सबसे मुझे जो उनमें जो नहीं पसंद आता है वो यही चीज़ पसंद नहीं आता है। और यहाँ पर जो आरजेडी है, आरजेडी में लोगों का विश्वास है। और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हुए माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, वो गरीब वंचित समाजों को बोलने के लिए मौका दिया। चूँकि आज से अगर 30 साल पहले आप इतिहास देखें तो उस समय जो भी गरीब लोग थे, समाज के जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग थे, उनको बोलने का भी अधिकार नहीं था, साथ बैठने का अधिकार नहीं था। और चाहे वो किसी भी जाति धर्म के गरीब लोग हों, सब के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। और सर लालू जी तो सज़ा काट रहे हैं। लालू जी सज़ा काट रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि उनको फंसाया गया है। और ये बात बिहार नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि उनको फंसाया गया है। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोग भी समझे। एग्जाम्पल मैं ये देना चाह रहा था कि मैं आपका मित्र हूँ और मेरा मान ली पटना में मर्डर हो ही रहा है, मेरा भी मान लिया मर्डर हो गया इन केस, तो क्या आप नरेंद्र मोदी का नाम दे देंगे और क्या थाना इंचार्ज नाम नोट कर लेगा? आप बोलेंगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने आकर मर्डर किया है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार का, तो क्या थानेदार नोट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वहाँ नोट क्यों किया? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डायरेक्ट फ़ोन किया। आप कॉल डिटेल निकालिए वहाँ के डीएम और एसपी का। मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट फ़ोन करके उन लोगों को बोला कि तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी को फंसाओ, नाम डालो। अगर लालू जी आज जेल से बाहर रहते तो उनका भी नाम माननीय मुख्यमंत्री जी डालते कि नहीं, तीनों ने मिलकर उनको मारा है। वो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, सम्मानित कार्यकर्ता थे, उनको कोई मारना तो दूर, उनको कोई ख़राब ढंग से बात भी नहीं बोल सकता है। उनकी सब जगह हम लोग प्रशंसा करते थे। और ये इस तरह का कुकृत्य करने का काम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कर सकते हैं पूरी दुनिया में, दूसरा कोई नहीं कर सकता। सर मुकेश सहनी ने भी तो कहा है कि पीठ में छुरा घोंपा है। मुकेश सहनी का जब नाम आप लेते हैं तो मुझे थोड़ी अंदर से अच्छा नहीं लगता है कि उन्होंने जिस तरह का काम वो किया, पीठ में छुरा घोंपने का काम उन्होंने नहीं, माननीय जो हमारे जो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं तेजस्वी जी, उन्होंने नहीं किया। वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। वो इस बार जो भी हो रहा था सीट बंटवारे का काम, उसमें पूरा क्लैरिटी था, एक तरह का ट्रांसपेरेंसी रखा गया था कि आपको अगर गठबंधन में सीट चाहिए तो आप उम्मीदवार का नाम बताइए। आपको अगर 10 सीट चाहिए, 12 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए, जहाँ से भी लड़ाना है आपको, उस उम्मीदवार के बारे में उसका सारा बायोडाटा दीजिए। क्योंकि उनके ऊपर पहले भी आरोप लग चुका है कि वो सीट बेच देते हैं। अक्सर गठबंधन के लोग सीट बेच दिया करते हैं और वो तो हमेशा विवादों से घिरे रहे हैं इस मामले में। तो माननीय तेजस्वी जी ने उनको बोला था कि आप, वो मांग रहे थे कि 15 सीट, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप 15 या 16 भी ले सकते हैं। लेकिन सर रणनीति कैसे बन रही है? उपेंद्र कुशवाहा चले जाते हैं, मांझी जी चले जाते हैं, मुकेश सहनी चले जाते हैं, तो सब लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी नहीं, महागठबंधन जो है ना, उसमें से वही लोग छोड़े हैं जिनको सीट चाहिए था बेचने के लिए, कैंडिडेट को लड़ाने के लिए नहीं। अगर वो बिहार में अपने आप को, बिहार में महागठबंधन की सरकार अगर चाहते तो वो छोड़कर नहीं जाते और अपने उम्मीदवार का नाम बताते। रालोसपा और वीआईपी दोनों की नियत यही थी कि अपना सीट बेचना है। सर आपके क्षेत्र में अरुण कुमार जी भी काफ़ी दिनों से हैं और काम उन कर रहे हैं, उन भी विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। उनके पास बैनर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी होगी, जो सख्त हिदायत दे दी गई है। कल भी पीसी आपको करके ज्वाइंट पीसी किया है जदयू ने और भाजपा ने कि नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल तस्वीर का वही करेगा जो बिहार में हमारे साथ गठबंधन में रहेगा। तो उनके पास तो एक बड़ा चेहरा भी है, आप इसके लिए क्या करेंगे? बड़ा चेहरा और नीचे छोटा चेहरा रहेगा अरुण सिन्हा का। वो छोटा चेहरा इतना ख़राब हो चुका है कुम्हार विधानसभा में कि उस बड़ा चेहरा को भी ख़राब कर देगा। बीजेपी वालों को सोचना चाहिए कि अरुण सिन्हा का चेहरा उस बड़ा चेहरा के नीचे न डालें। आप जाकर कुम्हार विधानसभा में किसी भी एक आदमी से पूछ लीजिए कि अरुण कुमार सिन्हा ने वो क्या किया है पिछले 15 सालों में। अभी मैं कुछ दिन पहले गया हुआ था, एक गाड़ी फंसी हुई थी कुम्हार विधानसभा में। वो रोड इतना ज़्यादा डैमेज था, लगता ही नहीं है ना कि वो पटना में है कुम्हार विधानसभा, लगता है जैसे कि वो बिहार के किसी गांव देहात में हम आ गए हैं। सर पार्कों का निर्माण हुआ है? कुम्हार विधानसभा क्षेत्र में तो पहले से ही एक पार्क था, बहुत पहले से वही है। बाकी वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ पे कुछ सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए सरकारी, या तो राज्य सरकार की जो योजना है या केंद्र सरकार की योजना है, वो चूँकि लोकल विधायक के जिम्मे होता है और वहाँ के विधायक किसी के सुख दुख में
भी नहीं जाना पसंद करते हैं, तो योजना लागू करवाना क्या पसंद करेंगे वो। आप आज तक हरनौत में काम करते रहें और टिकट आज मिल गया राजद से आपको, कुम्हरार से, तो आपको क्या लगता है कुम्हरार की जनता आपको अपना प्यार आशीर्वाद देगी? चूँकि महागठबंधन में सीट का कुछ प्रॉब्लम था, पेच फंस गया था और वहाँ पे कांग्रेस से डिमांड कर रही थी। एक समय आप देख ही रहे थे कि कांग्रेस बोल रही थी कि मैं महागठबंधन छोड़ भी सकता हूँ। उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि हरनौत सीट लिया जाए, तो तेजस्वी जी ने निर्णय लिया, आला कमान का निर्णय है, उनका निर्णय था कि नहीं आप कुम्हरार से यहाँ से लड़िए, तो ठीक है, यहीं से मेरी तैयारी है। और आरजेडी की तैयारी, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी है तो इनकी तैयारी तो सभी सीटों पर रहती ही है, तो कोई कैंडिडेट कोई खास मायने नहीं रखता है, इनका अपना संगठन है, संगठन ज़्यादा मायने रखता है। वहाँ आज आप बिहार के किसी गांव में चले जाइए तो वहाँ पेयजल सुविधा काफ़ी अच्छी है और पटना ही में कुम्हरार विधानसभा में नहीं है। तो ये सब सुविधाओं को मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा कि सड़क, बिजली, पानी ये सब सबसे पहले मिले, और जो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएँ हैं, इंदिरा आवास योजना और भी बहुत सारी योजना गरीबों के लिए, वो सब तत्काल तुरंत से तुरंत उन लोगों को मिले। सर एक प्रश्न ये कि क्या जातीय समीकरण इस बार भी हावी रहेगा? जातीय समीकरण अब पूरे भारत से ख़त्म हो गया है, बिहार में भी नहीं है। जिसमें टैलेंट है वो जीतेगा, जातीयता के नाम पे कोई जीत नहीं सकता है। टिकट बंटवारे को लेकर के एकदम आखिरी चरण तक क्यों पार्टियां रुकी हुई हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कैंडिडेट आते हैं, उनका नाम बताया जाता है, बायोडाटा दिया जाता है, तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच प्रक्रिया है, जांच बैठा दिया जाता है कि उसमें अगर फिट रहते हैं तभी उनको उम्मीदवार बनाया जाता है। तो जांच प्रक्रिया में कभी कभी लेट हो जाती है, इसीलिए लेट हो रहा है। और इसमें अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जांच चल रही है सब लोगों के ऊपर। जो भी उम्मीदवार है, एक एक क्षेत्र से 100 उम्मीदवार है। इस जांच में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक हो रहा है? इस बार तो चुनाव आयोग का ही था कि जो क्रिमिनल है उनके बारे में पेपर में आपको इश्तेहार पहले डालना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां इस चीज़ पे ध्यान रख रही है, और आरजेडी भी अछूती नहीं है। वो भी जो भी क्रिमिनल लोग भी अगर अप्लाई किए थे कि नहीं हम किसी क्षेत्र से हमको चाहिए उम्मीदवारी, तो उनको नहीं दिया जा रहा है, साफ़ सुथरे छवि वालों को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए आपका। आप सबको, तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी कुम्हरार से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं राजद से। इस बार राजनीति क्या होगी और चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना तो अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन ये बात तय है कि जनता जागरूक है। यदि विकास नहीं हुआ है तो लोग बदलाव लाएंगे, और यही एक व्यवस्था है जो लोकतंत्र को बचाएगा। आप सब सफल होइए, सजग होइए और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों पे जवाब की जिद के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।